तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में मैं लेकर आया हूँ साइंस के PYQ। और ये PYQ यूपी टेट 2019 के प्रश्न हैं। कब के हैं? 2019 के। ठीक है, ये सभी प्रश्न 2019 के हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपको दिखाई दे रहा है 121। 90 से 120 तक मैथ के सवाल थे, अब 121 से 150 तक साइंस के सवाल हैं। तो ये सभी क्वेश्चन आपके यूपी टेट साइंस के हैं। तो इसको देखना है कि पिछले एग्जाम में PYQ के रूप में कैसे प्रश्न आए थे, और आने वाले जो यूपी टेट एग्जाम है उसमें इसी टाइप के प्रश्न आएंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि यूपी टेट में बहुत से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, प्लस इससे जानकारी मिलेगी कि किस किस टॉपिक से प्रश्न आते हैं आपके, और प्रश्नों का स्टैंडर्ड भी मालूम हो जाएगा। उसी अनुसार आपको पढ़ना है और आज यहाँ पर भी प्रैक्टिस कर लेना है। तो पहला प्रश्न है, यदि x1 लंबाई के वस्तु का उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब x2 लंबाई का हो तो दिए गए 4 ऑप्शनों में क्या सही होगा? ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, एक बार देख लीजिए। इस चित्र के माध्यम से आपको मैं समझाता हूँ। तो आप देख पा रहे हैं, ये एक क्या है? उत्तल दर्पण। यहाँ पर x1 है और x2 यहाँ पास बन रहा है। तो उत्तल दर्पण के सामने x1 लंबाई किसी वस्तु चाहे जहाँ पर उसका प्रतिबिंब x2 बने, x2 कहीं भी बने, दर्पण के पीछे ध्रुव तथा मुख्य फोकस के मध्य बनता है। प्रतिबिंब सीधा आभासित वस्तु से छोटा होगा। तो जो वस्तु से क्या होगा? छोटा होगा। जो उसका प्रतिबिंब होगा वस्तु से छोटा होगा। तो x1 ग्रेटर देन x2। आप किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी पर है। आइए प्रश्न संख्या 122। ऊष्मा की SI इकाई क्या है? SI मात्रा यानी SI यूनिट क्या है ऊष्मा की? तो ऊष्मा की SI मात्रा है जूल। क्या है? जूल। माध्यम में ध्वनि तरंगों की प्रवृत्ति होती है। माध्यम में ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है। कैसी प्रकृति होती है? ना तो अनुदैर्ध्य ना ही अनुप्रस्थ, केवल अनुदैर्ध्य, केवल अनुप्रस्थ, या अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों। तो जो माध्यम में होती है ये क्या होती है? केवल अनुदैर्ध्य ध्वनि तरंगे। ध्यान दीजिए, ध्वनि तरंगों की जो प्रकृति होती है वह अनुदैर्ध्य होती है। ध्वनि तरंगे कैसी होती हैं? केवल अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। धा से ध्वनि अनुदैर्ध्य, ऐसे याद कर लीजिए। 1 एंगस्ट्राम का मान होता है 10 की पावर -10 माइक्रान, 10 की पावर -2 माइक्रान, 10 की पावर -4 माइक्रान, या 10 की पावर -6 माइक्रान। तो जो 1 एंगस्ट्रॉम का मान होता है 10 की पावर -4 माइक्रान होता है। ध्वनि तरंग की चाल अधिकतम होती है। जो ध्वनि की तरंग की चाल सर्वाधिक किसमें होती है? निर्वात में, जल में, वायु में, इस्पात में। तो ये सर्वाधिक होती है आपके इस्पात में, स्टील में। निम्न में से कौन जलीय ब्रायोफाइट है? निम्न में से कौन जलीय ब्रायोफाइट है? मार्केंसिया पालमाटा, रिक्सिया डिस्कलर, मार्केंसिया पॉलीमॉर्फा, या रिक्सिया फ्लोटेंस। तो निम्न में से कौन जलीय ब्रायोफाइट है? तो ये है रिक्सिया फ्लूटेंस। कौन है? रिक्सिया फ्लूटेंस। रिक्सिया फ्लूटेंस, जिसका सामान्य नाम फ्लोटिंग क्रिस्टल वार्ट है। रिक्सिया फ्लूटेंस लीवर वार्ट जीनस रिक्सिया का एक जलीय ब्रायोफाइट है। यह तालाबों में तैरता हुआ पाया जाता है। निम्न में से कौन पूर्ण स्तंभ परजीवी है? विस्कम, अमरबील, रेफ्लिसिया, या चंदन। तो जो है अमरबेल, यह पूर्णतः क्या है? परजीवी है। परजीवी क्या होता है? ये देखते हैं परजीवी क्या होता है। ठीक, अमरबेल पूर्णतः स्तंभ परजीवी है। इसमें पत्तियों और पर्णहरिम का पूर्णतः अभाव होता है, इसलिए इसका रंग
पीत मिश्रित सुनहरा या हल्का लाल होता है। इसका तना लंबा, पतला, शाखायुक्त और चिकना होता है। तने से अनेक मजबूत, पतली पतली और मांसल शाखाएं निकलती हैं जो आश्रयी पौधों को अपने भार से क्या कर देती हैं, झुका देती हैं। अगला क्वेश्चन है जल अवशोषण, खनिज अवशोषण, जल परिवहन, खनिज परिवहन, इनका आपको मिलाना है। देखिए, जल परिवहन होता है जाइलम से, खनिज परिवहन डायरेक्ट यहाँ देख लीजिए उत्तर को, जल अवशोषण मूल रोम के द्वारा, खनिज अवशोषण एपिब्लेमा के द्वारा, जल परिवहन जाइलम के द्वारा और खनिज परिवहन भी जाइलम के द्वारा। ये जो ऑप्शन थे सही नहीं थे, इसलिए इसके आयोग ने इस प्रश्न को हटा दिया था उस बार। तो ये चीज़ें आप याद कर लीजिए, ठीक है। स्थानिक जातियां क्या हैं? जो सामान्य हों और संसार भर में फैले हों। वो पौधे और जंतु जो केवल एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाते हैं। या और ऑप्शन देख लीजिए, वो वन्य जातियां जो समाप्त होने की कगार पर हैं, वो वन्यजीव जिनको शिकारियों से बचाया गया हो। तो देखिए, प्रश्न पूछा है स्थानिक जातियां या एक स्थान पर रहने वाली जातियां। इसका मतलब होता है वो पौधे जंतु जो केवल एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाते हैं, उन्हीं को कहते हैं स्थानिक जातियां। इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हुआ। प्रश्न संख्या 130 है, पौधों में मादा जननांग के भागों का व्यवस्थित क्रम है। अंडाशय, वर्तिकाग्र, वर्तिका एवं पुष्पासन, वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र, अंडासन एवं पुष्पासन, अंडाशय, वर्तिका, पुष्पासन एवं वर्तिकाग्र। ऑप्शन नंबर डी पर है वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय एवं पुष्पासन। तो व्यवस्थित जो क्रम होगा आपका, तो ये है वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, फिर पुष्पासन। इस क्रम को याद रखिए। क्या होता है? वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, पुष्पासन। प्रश्न संख्या 131 में है, कैल्सिनेशन कौन प्रदर्शित करता है? कैल्सिनेशन कौन प्रदर्शित करता है? MgCO3 से बना MgO प्लस CO2। दूसरे में है Ag प्लस HCl प्लस O से मिल गया AgCl प्लस H2O। तो कैल्सिफिकेशन, ठीक है, सॉरी कैल्सिफिकेशन, कैल्सिनेशन। तो जिंक और O2 से ZNO, जिंक सल्फाइड प्लस O2 से बना ZNO प्लस SO2। तो देखिए, MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट यानी जो है, इसको हीट किया गया तो क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस CO2। तो ये कौन सा सही है? कैल्सिनेशन, ऑप्शन नंबर ए। कैसे? गर्म करके धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोक्साइड को धातु ऑक्साइड में बदलना कैल्सिनेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? गर्म करके किसी धातु को कार्बोनेट या धातु हाइड्रोक्साइड को धातु ऑक्साइड में बदलना कैल्सिनेशन यानी निस्तापन कहलाता है। धातुओं के निष्कर्षण में ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट अयस्कों का निस्तापन किया जाता है। तो यहाँ पास जो हुआ है, मैग्नेसाइड MgCO3 का निस्तापन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया गया है। कौन सी रंगहीन गैस लेड एसीटेट पेपर को काला कर देती है? तो आपके पास दिए गए ऑप्शन में हाइड्रोजन सल्फाइड एक रंगहीन गैस है। यह गैस लेड एसीटेट पेपर को काला कर देती है। निम्न यौगिकों पर विचार कीजिए। BF3, IF7, CO2, PCl5। यह इन यौगिकों में इलेक्ट्रॉन स्नेही है। कौन इलेक्ट्रॉन स्नेही है पूछ रहा है। तो यहाँ पास जो इलेक्ट्रॉन स्नेही हैं BF
IF7 और CO2 क्या है, इलेक्ट्रॉन स्नेही, और PCl5, ये चारों इलेक्ट्रॉन स्नेही हैं। कौन है, चारों ऑप्शन। निम्न में से कौन सा नाभिक स्नेही योगज अभिक्रिया के लिए सबसे अधिक क्रियाशील है। आपके पास चार ऑप्शन दिए हैं, बताइए। तो यहाँ पास दिए हुए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए सही है। कौन है, ऑप्शन नंबर ए, वह योग अभिक्रिया जिसमें कार्बनिक अणु के कार्बन ऑक्सीजन युग्म बंध पर नाभिक स्नेही अभिकर्मक का योग होता है, नाभिक स्नेही योग अभिक्रिया कहलाती है। आवर्त सारणी के एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर क्या होता है। विद्युत ऋणात्मकता के मापन में कमी, परमाणु त्रिज्या में वृद्धि, आयनन एंथैल्पी के मान में कमी। यहाँ पास चार ऑप्शन दिए हैं, ए बी सी, ए ओनली, बी ओनली, सी ओनली। तो यहाँ पास ए बी सी तीनों। तो होता क्या है यहाँ पास, तो आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर तत्वों की विद्युत ऋणात्मकताएं नियमित रूप से घटती हैं। जैसे आप आवर्त सारणी में नीचे की तरफ आएंगे तो विद्युत ऋणात्मकता घटेगी, क्योंकि परमाणु त्रिज्या क्रम में से बढ़ती है। किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ेगा, परमाणु त्रिज्या भी बढ़ेगी। तो किसी वर्ग के ऊपर से नीचे जाने पर आयनन एंथैल्पी के मान में भी कमी आती है। क्लियर। तो तीन चीज़ें क्लियर हुई होंगी कि वर्ग किसी भी आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर त्रिज्या यानी विद्युत ऋणात्मकता घटेगी और त्रिज्या बढ़ेगी, परमाणु क्रमांक भी बढ़ेगा और एंथैल्पी के मान में भी कमी आएगी। आपने केमिस्ट्री पढ़ा होगा तो ये चीज़ें आपने 11th-12th में जरूर पढ़ा होगा और BSc में भी। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। अवरक्त, एक्स किरणें, सूक्ष्म तरंग, पराश्रव्य। तो जो पराश्रव्य तरंगे होती हैं वो विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती। प्रश्न संख्या 137, पृथ्वी के चुंबकीय भूमध्य रेखा का नति कोण का मान होता है, कितना होता है। तो यह होता है 0 डिग्री। क्या होता है, 0 डिग्री। डेसिबल क्या है, जो डेसिबल है यह ध्वनि क्या करता है, एक वाद्य स्वरक है, एक वाद्य यंत्र है, शोर का तरंग दैर्ध्य है या ध्वनि स्तर की माप है। तो यह है अ मेजर ऑफ साउंड लेवल, ऑप्शन नंबर डी। किरचॉफ धारा नियम, किरचॉफ का नियम किसके संरक्षण पर आधारित है। किरचॉफ धारा नियम यानी कि हम लोग जब पढ़ते हैं तो किरचॉफ का नियम बोलते हैं। तो यह किससे संबंधित है, इनमें से कोई नहीं, संवेग, द्रव्यमान, आवेश। तो यह संबंधित है आवेश से। किससे, आवेश से। किरचॉफ धारा नियम किसके संरक्षण पर आधारित है, तो चार्ज यानी आवेश के। कैसे, इस नियम के अनुसार किसी परिपथ की ओर आने वाली धाराओं का योग उस परिपथ से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। देखिए, जो करंट आ रहा है ये इधर जा रहा है, इधर आ रहा है, इधर जा रहा है। तो I1 + I2 = हो गया I3 + I4 + I5। इस नियम को किरचॉफ का संधि नियम या किरचॉफ का बिंदु नियम या किरचॉफ का प्रथम नियम भी कहते हैं। किरचॉफ का धारा नियम आवेश संरक्षण पर आधारित है, इसलिए इस पॉइंट को याद रखिए। m द्रव्यमान के एक कण की गतिज ऊर्जा E है, इसका संवेग होगा। आपके सामने चार ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, सूत्र याद है आपको, तुरंत टिक कर दीजिए। तो ये है 2m√2m·e। m द्रव्यमान के एक कण की गतिज ऊर्जा E है, इसका संवेग होगा 2 रूट के अंदर 2m·e। कैसे होगा, देखिए गतिज ऊर्जा आप जानते हैं काइनेटिक एनर्जी ½ E = ½ mv²।
और संवेग p इक्वल टू एम डॉट वी है ना। तो E इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, तो इसको हल करेंगे तो वी स्क्वायर को इधर लाएंगे तो 2E प्लस एम, ठीक। वी बराबर क्या हो जाएगा, √2EM। और समीकरण 2 से क्या करेंगे, मान रख लेंगे, तो P√2E/m। ये पूरा हल करने के बाद जब इसको अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा रूट के अंदर 2ME, ऑप्शन नंबर ई है, ठीक है। आयस का पर पाइराइट का सांद्रण किया जाता है किस विधि के द्वारा। आपके पास दिए 4 ऑप्शन, तो ये देखिए बहुत सरल सा क्वेश्चन है। फेन उत्प्लवन विधि के द्वारा, इनमें से कोई तो हो नहीं सकता, चुंबकत्व यहाँ है नहीं, गुरुत्वीय विधि कोई है नहीं यहाँ, सिर्फ फेन उत्प्लवन विधि के द्वारा। प्रश्न संख्या 142, कार्बन की संख्या है, सॉरी इसमें किसमें है, 2 मेथिल प्रोपेन में 3 डिग्री कार्बन की संख्या है। 2 मेथिल प्रोपेन में 3 डिग्री कार्बन की संख्या है 2, 1, 3, 0। तो कार्बन की संख्या है 1, कितनी है, 1। ये दिखा देते हैं। तीन कार्बन परमाणुओं से जुड़े कार्बन परमाणु को तृतीयक कार्बन परमाणु पर 3 डिग्री कार्बन कहलाते हैं। तो 3 डिग्री कार्बन की संख्या कितनी है, 1। कितनी है, 1। प्रश्न संख्या 143, निम्नलिखित यौगिक का आईयूपीएसी नाम क्या है। निम्नलिखित यौगिक का आईयूपीएसी नाम क्या है। CH3 CS COS3 CH3, इसका आईयूपीएसी नाम पूछ रहा है आपसे। तो इसका आईयूपीएसी नाम है 2-मेथॉक्सी-प्रोपेन। क्या है, 2-मेथॉक्सी-प्रोपेन, ऑप्शन नंबर डी। ये देखिए कैसे, प्रश्न संख्या 144, कार्बन के बाद श्रृंखलन हेतु बंध ऊर्जा है। कार्बन के बाद श्रृंखलन हेतु बंध ऊर्जा है P का, N का, S का, SI का। तो जो है ये सिलिका का, किसका है, SI सिलिका का। बंधन ऊर्जा कार्बन का सर्वाधिक, फिर सिलिका का 53 है, Gg का 45 है, टिन SN का 36। सर्वाधिक किसका है, कार्बन का, उसके बाद सिलिका का। प्रश्न संख्या 145 है, पदार्थ X के NX मोल के पदार्थ Y के NY मोल में घोला गया। पहला, पदार्थ X तथा Y के मोल अंशों का योगफल 1 होता है। दूसरा है मोल फ्रैक्शन, यानी मोल अंश बराबर X मोलों की संख्या बटे विलयन के मोलों की संख्या। तीसरा है Y का मोल अंश NY बटे NX प्लस NY। चौथा है X का मोल अंश बराबर NX बटे NY प्लस NY। प्रश्न पूछा है आपसे, X के पदार्थ X, कोई पदार्थ X है के NX मोल को पदार्थ Y के NY मोल में घोला जाता है। पदार्थ X के NX मोल को पदार्थ Y के NY मोल में घोला गया तो पदार्थ X तथा Y के मोल अंशों का योगफल 1 होगा, बिल्कुल सही बात है। अगला है X का मोल अंश X के मोलों की संख्या बटे विलयन के मोलों की संख्या, ये भी सही है। और Y का मोल अंश NY प्लस NX प्लस NY, ये भी सही। आप 1, 2, 3 तीनों सही हैं। तुम्हारा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा
ए बी सी। प्रश्न संख्या को 46, निम्नलिखित में कौन सा विटामिन हार्मोन की तरह कार्य करता है? विटामिन ई, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो ये विटामिन डी जो है हार्मोन की तरह कार्य करता है। विटामिन डी वसा में घुलनशील एक विटामिन है जो हार्मोन की तरह कार्य करता है। विटामिन डी का मुख्य स्रोत मक्खन, दूध, कार्ड, लीवर ऑयल, अन्य मछलियों के यकृत तेल तथा सूर्य का प्रकाश। विटामिन डी के अभाव में रिकेट्स सूखा रोग हो जाता है। रिकेट्स एक प्रकार का रोग है जिससे हड्डियां नर्म, कमजोर, लचीली और टेढ़ी हो जाती हैं। प्रश्न संख्या 147, 5 जगत वर्गीकरण विधि के अनुसार बैक्टीरिया और नील हरित शैवाल को सम्मिलित किया गया। पादप में, प्रोटिस्टा में, कवक में, मोनेरा में। तो यह शामिल किया गया था मोनेरा में। किसमें? ऑप्शन नंबर डी, मोनेरा में। सन 1969 में आर.एच. व्हाइटेकर ने समस्त जीवों को 5 जगतों में डिवाइड किया। तो देखिए मोनेरा में किसको किसको रखा? इस जगत में प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा गया। माइकोप्लाज्मा, जीवाणु एवं साइनोबैक्टीरिया यानी नील हरित शैवाल को रखा गया। प्रोटिस्टा में इस जगत में यूकैरियोटिक तथा एक कोशिकीय जीवों को रखा गया जैसे शैवाल, प्रोटोजीवा और स्लाई मोल्ड। और फंजाई यानी फंगी में इस जगत में यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय जीव को सम्मिलित किया गया जैसे कवक और ईस्ट। इसमें पर्णहरिम क्या होता है? अनुपस्थित। पादप यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय हरित युक्त पादप में ब्रायोफाइटा, ट्रेकियोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। अगला लास्ट 5वां में इस जंतु जगत में सभी कशेरुकी व अकशेरुकीय जंतु। प्रश्न संख्या 148, निम्न में कौन सा ऊतक है? फेफड़ा, अंडाशय, रक्त या वृक्क। तो ब्लड होता है एक कनेक्टिंग टिश्यू है। क्या है? तरल संयोजी ऊतक। प्रश्न संख्या 149, हार्मोन अधिकतम होता है उसका नाम क्या है? अंडजन की प्रक्रिया में जो हार्मोन अधिकतम होता है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है HL। क्या नाम है? HL। अंडजनन की प्रक्रिया में हार्मोन अधिकतम होता है उसका नाम है HL, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। महिलाओं में यह हार्मोन ल्यूटियोट्रोपिन कहलाता है। क्या कहलाता है? ल्यूटियोट्रोपिन कहलाता है। महिलाओं में यह एस्ट्रोजन के साथ मिलकर अंडाशय को अंडाणु मुक्त करने के लिए, कार्पस ल्यूटियम के निर्माण के लिए तथा गर्भाशय को निषेचित अंडा को ग्रहण करने के लिए तैयार करने हेतु प्रेरित करता है। पुरुषों में यह वृषणों के विकास और टेस्टोस्टेरोन के स्रावण को प्रेरित करता है। और लास्ट क्वेश्चन जो है, हिप्पोकैम्पस है एक स्तनधारी, सीलेंटरेट, प्रोटोकार्डेट या मीन। हिप्पोकैम्पस जो है एक क्या है? फिश है, मछली है। हिप्पोकैम्पस समुद्र में पाई जाने वाली मछली की प्रजाति है। इसका सिर घोड़े के समान होता है इसलिए इसे समुद्री घोड़ा यानी सी हॉर्स भी कहते हैं। तो ये आपके 2019 के 30 विज्ञान के प्रश्न थे। तो आपने देखा होगा कि विज्ञान के प्रश्न कैसे आते हैं। बहुत सरल नहीं आते, पढ़ना पड़ेगा आपको। इसलिए आप पढ़ाई जारी कर दीजिए और PYQ जरूर करिए। हमारे चैनल पर आकर PYQ कीजिए हमारे साथ और MCQ भी कीजिए। ठीक है। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो मेरा प्रयास तो लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।